तो होम वास्तु में हमने घर के बारे में सीखा था, उसमें बेडरूम के बारे में, ड्राइंग रूम के बारे में, या हमारा किचन है, स्ट्रांग रूम है, मंदिर है, टॉयलेट, ये सारी चीजें हमने सीखी थी होम वास्तु में। अब हमारा है कॉमर्शियल वास्तु। देखिए वास्तु के प्रिंसिपल तो सेम होते हैं, वही जो उसका मेन फंडामेंटल है वो वही है, वही एलिमेंट हैं, वही प्लेनेट हैं, वही डायरेक्शंस हैं, वही डिग्री हैं, लेकिन यहाँ पर कंटेंट्स चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर बेडरूम नहीं होंगे, यहाँ किचन नहीं होगी, यहाँ पर ऐसे कोई स्ट्रांग रूम नहीं होगा, या कोई सेप्टिक टैंक या उसकी बात नहीं होगी, टॉयलेट की बात नहीं होगी। तो ये ऐसे प्लेसेस हैं जहां से हम अर्न करते हैं। अब उसमें अर्न करने के कई सारे सोर्सेज होते हैं, और ऐसे प्लेस भी इसमें इंक्लूड होंगे जो पब्लिक प्लेस होते हैं, वो कॉमर्शियल प्लेस कहलाएंगे। अब जैसे मंदिर है, वो एक पब्लिक प्लेस है, भले ही वो अर्निंग पॉइंट से नहीं है। वो बात अलग है कि आज की डेट में मंदिर भी जो है वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम बन गए हैं, लेकिन मंदिर है, पब्लिक प्लेस है। बैंक है, पब्लिक यूटिलिटी के लिए है। सिनेमा हॉल है, पब्लिक प्लेस है, लेकिन उससे अर्निंग भी होती है सिनेमा हॉल से। होटल है, रेस्टोरेंट है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, अस्पताल है। तो ये सारी चीजें कॉमर्शियल प्लेसेस हैं और पब्लिक प्लेसेस भी होती हैं। यहाँ पर कोई पर्सनल एक आदमी का फायदा या नुकसान नहीं होता, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन का फायदा या नुकसान होगा। जैसे हम घर में देखते हैं कि कोई हेड ऑफ द फैमिली को इफेक्ट करता है सबसे ज्यादा, या हस्बैंड वाइफ को इफेक्ट करता है सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर इस तरह का नहीं है। यहाँ पर ओनर को इफेक्ट करेगा, और ओनर के साथ साथ उस कंपनी में काम करने वाले लोगों पर असर पड़ेगा। या मान लो कोई हॉस्पिटल है या कोई नर्सिंग होम है, वहां पर अगर कोई वास्तु ठीक नहीं है तो केवल एक जो हॉस्पिटल का मालिक है उस पर असर पड़े ऐसा नहीं है, पेशेंट को भी असर पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक प्लेस है वो। इसी तरह से मंदिर में अगर जहां वहां पे में दर्शन करने वाले जो आ रहे हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा कि उनको सही फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। या शहर में अगर कहीं मंदिर बना है तो उसका फायदा शहर के लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो भी जरूरी है। और इसमें हम ब्रॉड माइंडेड होकर सोचते हैं, एक पर्सनल होकर के नहीं सोचते हैं। अब जैसे इसमें सिटी वास्तु भी होगा, किसी शहर का वास्तु। अब आप देखो शहर तो सब बसे ही होते हैं, है ना, वही पब्लिक, वही इंडिया, वही कंट्री, वही स्टेट। फिर भी कुछ सिटीज ऐसे होते हैं जो प्रॉस्पेरस होते हैं, और कुछ सिटीज ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं होने के बावजूद भी प्रॉस्पेरस होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सब कुछ होने के बावजूद भी प्रॉस्पेरस नहीं होते। अब जैसे आप देखो बनारस एक सिटी है, वहां पे साड़ियों का कितना बड़ा बिजनेस होता है, कितना प्रॉस्पेरस है वो। लेकिन अगर देखें तो वहां पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं है। अब जैसे दिल्ली है ना, तो ये बहुत प्रॉस्पेरस है। क्यों? क्योंकि यहाँ का वास्तु शायद अच्छा है। अब दिल्ली है तो बॉम्बे भी देखो कितना अच्छा है। बॉम्बे पूरा इंडिया के बिजनेस को कंट्रोल करता है, कारण वो साउथ वेस्ट में है ना। अब जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, सिटीज, अब देखो कैलकाटा है, ये ईस्ट साइड का है ना। तो लेकिन बॉम्बे और कलकत्ता अगर आप देखो इंडिया के मैप में तो सेंटर में आते हैं दोनों, एक ईस्ट में एक वेस्ट में, है ना। बॉम्बे प्रॉस्पेरस है, कलकत्ता नहीं है। समुद्र उधर भी है, समुद्र इधर भी है। सेंटर में बॉम्बे भी है, सेंटर में कलकत्ता भी है। और सबसे बड़ी बात, जब हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज आए थे तो सबसे पहले कलकत्ता को ही उन्होंने अपना कैपिटल बनाया था, और सबसे पहली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में स्टेब्लिश की थी। बट क्या हुआ, नहीं चला ना। तो क्या कारण है ऐसा कि जिसकी वजह से नहीं चला? तो हो सकता है कि वो पूरे इंडिया में ईस्ट डायरेक्शन में था, और जो हमारा ये है बॉम्बे है ये साउथ वेस्ट में, और जो भी साउथ वेस्ट में होता है वो रूल करता है। और यही कारण है कि जो बॉम्बे सिटी है वो पूरे इंडिया के बिजनेस को इफेक्ट करता है बजाय कि कलकत्ता के। ठीक है ना। और कलकत्ता में बहुत गरीबी है,
आपने कभी वहां से लोगों को मिले हैं कि नहीं मिले मुझे नहीं पता, बट मैं वहां पे कलकत्ता में रहा हूँ थोड़े दिन, मतलब हफ्ते 5 दिन रहा, लेकिन वहां के बारे में सुनकर के बड़ा अचंभा होता है कि वहां पे लोग काम कराते पैसे नहीं देते, लेबर नहीं देते उनकी, ऐसा भी हो जाता है, बंधुआ मजदूर की तरह काम कराते हैं उनसे, और लोग इसीलिए छोड़ छोड़ करके काम इधर आ जाते हैं। मतलब इतना वहां पे खराब है माहौल। वही कलकत्ता में पब्लिक से डरती है पुलिस, ये पहली बात मैंने सुनी कि पुलिस पब्लिक से डरती है, और ये बात मैंने सुनी सुनी थी, और जब मैं खुद गया तो ये मैंने महसूस भी कर ली। कलकत्ता का जो काली मंदिर है वहां बाहर में पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन मैंने रिपोर्ट लिखाई कि मेरा कुछ सामान इन्होंने स्नैच कर लिया, और पुलिस वाले मेरे को सलाह दे रहे हैं कि आप अपनी रिपोर्ट वापस ले लो वरना आप पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं आ पाओगे। मेरे को वार्न कर रहे हैं, मेरे को अलर्ट कर रहे हैं। यहां तक कि जो हमारे वहां जानने वाले थे जिनके ब्याह पे मैं गया, उन्होंने भी यही कहा कि आप अपनी रिपोर्ट वापस ले लो वरना आपको परेशानी जाएगी, और अल्टीमेटली मेरे को वापस लेनी पड़ी। भाई जिस सिटी की पुलिस और जिस सिटी का लोकल आदमी ये बात को बोल रहा है, तो हमारी उसके सामने क्या औकात रहेगी। हमने कहा जो गया सो गया, जान बची तो लाखों पाए, तो हमने रिपोर्ट वापस लेनी पड़ी अल्टीमेटली। लेकिन ये चीज फील नहीं करी, ना फेस करना पड़ा लकीली। है मैं कलकत्ता 2-3 बार गया हूँ, कलकत्ता मैं भी 2 बार गया हूँ, लेकिन दोनों बार मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। हाँ, आप अकेले गए लकीली होगे ना, सब सेफ था। आप अकेले गए होगे। नहीं, एक बार अकेला गया था, एक बार फैमिली के साथ गया था। अच्छा, तो लेकिन मेरा तो बहुत ज्यादा वहाँ खराब एक्सपीरियंस, मैं 2 बार गया था कलकत्ता, बट फर्स्ट टाइम तो कुछ नहीं लगा, लेकिन सेकंड टाइम तो मेरे साथ हुआ, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें सिटी वास्तु पे भी डिपेंड करती हैं। आप देखो, बनारस एक ऐसा शहर है कि जहां पर गंगा नदी का पानी साउथ से नॉर्थ की तरफ बहता है। पूरे हिंदुस्तान में गंगा का पानी नॉर्थ से साउथ तरफ बहता है, लेकिन बनारस एक ऐसा शहर है जहां पे साउथ से नॉर्थ की तरफ बहता है। 80 घाट वहां पे मशहूर जगह है, 80 घाट उसको बोलते हैं। और आज सबसे बड़ी बात तो ये देखो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस से हैं, है ना। तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉस्पेरिटी है ना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, जो हिंदुस्तान का सबसे पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, AMU से भी पहले की है, तो वो चीज बनारस में। इसी तरह से आप देखो पुणे का वास्तु, सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी है वहां पर, पूरा IT का क्षेत्र का गढ़ है वहां पर, है ना। और दिल्ली देखो, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट एरिया में, दिल्ली में तो हम रहते हैं, हम तो जानते ही हैं, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट टू ईस्ट पानी नदी बह रही है, और नदी का स्लोप ये बताता है कि शहर का जो जमीन का स्लोप है वो किस तरफ को है, वेस्ट टू ईस्ट होना चाहिए। और पूरा नॉर्थ ईस्ट में आप देखो दिल्ली के पानी है, और पूरे दिल्ली में जो इसका लगभग स्ट्रक्चर है वो गोल टाइप का है, गोल या स्क्वायर टाइप का है। तो कॉमर्शियल के लिए गोल या स्क्वायर टाइप की लैंड बहुत ही फायदेमंद होती है। लेकिन जब से दिल्ली में ये पालिका बाजार है ना, पालिका बाजार के नीचे मेट्रो स्टेशन बना है राजीव चौक, जब से राजीव चौक ये स्टेशन बना है तब से दिल्ली की हालत खराब होना शुरू हो चुकी है। दिल्ली का हार्ट माना जाता है राजीव चौक, कनॉट प्लेस, और वहीं पर ही खुदाई हो गई, सबसे बड़ा जो है गड्ढा वहीं पर होता है। तो ब्रह्म स्थान में नीचा होना दोष होता है, तो ये दोष हो चुका है, और पूरी दिल्ली अब बदल गई है, पहले जैसी दिल्ली नहीं रही अब। आपको तो याद होगा, आप तो बचपन से यहीं रहे हो दिल्ली में, और मेरा भी बचपन यही दिल्ली में बीता है। हम लोगों ने तो जो दिल्ली देखी है सन 75 की देखी है, 79 की देखी है, आपने पता नहीं शायद देखी कि नहीं देखी है। आपका जन्म कब का है? सर ना 85 का, तो 90s 85 की हाँ, देखी तो उस हुई है। टाइम आपने दिल्ली नहीं देखी, जिस टाइम में एशियाड हुए थे वो समय नहीं देखा आपने। दिल्ली नहीं सर। एशियाड से बदलना शुरू हुई 80 में हुई थी, 1980 में हुई थी दिल्ली में एशियाड, 1980 में हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम 2010 में हुए हैं,
11 साल पहले। लेकिन उस टाइम के गेम्स के टाइम में सिटी और आपके इस टाइम की सिटी में बहुत फर्क आ गया। बहुत फर्क है। पहला फ्लाईओवर दिल्ली का सन 1980 में यमुना नदी के ऊपर आईटीओ वाला ब्रिज बना था, और लोग उसको देखने जाते थे कि फ्लाईओवर ब्रिज होता क्या है। नाम अजीब था, फ्लाईओवर, ये क्या होता है फ्लाईओवर? ब्रिज तो बहुत सुने, फ्लाईओवर नहीं सुना था। तो वो पहला फ्लाईओवर दिल्ली के ऊपर बना था, वो जो आईटीओ का फ्लाईओवर बना हुआ ऊपर, देखा होगा आपने रिंग रोड पर। एनीवे, तो हाँ, अब हम बात करें वास्तु की। तो कॉमर्शियल वास्तु में हम इसमें पढ़ेंगे ऑफिस के बारे में, शॉप्स के बारे में, मंदिर के बारे में, बैंक्स और हॉस्पिटल और शहर का वास्तु और अस्पताल, स्कूल, इंडस्ट्रीज, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो होम वास्तु तो हमने पढ़ ही लिया, उसमें कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए वो भी सीख लिया हमने, फंडामेंटल भी हमने सीख लिए। बिकॉज नॉर्थ एंड ईस्ट शुड बी लोअर एंड ओपन, एंड साउथ एंड वेस्ट शुड बी क्लोज्ड एंड हायर, and north east should be lowest level of the land, and southwest should be highest corner of the building। इस तरह से हमने सीखा। पानी होना चाहिए नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। और गीजर के लिए हमने देखा था वो पानी गर्म करने की जगह है, लेकिन पानी भी होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस माना जाता है, न कि वाटर अप्लायंसेस में। तो इसलिए हम उसको साउथ ईस्ट में रखते हैं। तो अब देखो कंटेंट्स चेंज हो गए, यानी कि जो घर का मालिक था अब हो गया फैक्ट्री का मालिक। तो जैसे हम हेड ऑफ द फैमिली को कहां सोने के लिए बोलते हैं, साउथ वेस्ट में, उसी तरह से कंपनी के मालिक को बैठने की जगह कहां होनी चाहिए, साउथ वेस्ट में। अब घर की किचन होती थी, तो अगर मान लो कोई फैक्ट्री है तो उसमें कोई कैंटीन फैसिलिटी है, कहां होनी चाहिए, साउथ ईस्ट में। इसी तरह से अगर मान लो कोई बोरिंग करनी है या कोई ओवरहेड वाटर टैंक लगाना है, तो बोरिंग करेंगे नॉर्थ ईस्ट में और ओवरहेड वाटर टैंक लगाएंगे साउथ वेस्ट में। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें टॉपिक लेंगे ऑफिस के बारे में। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि ऑफिस कितने तरह के हो सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस सबसे पहला, जो हम इसको अगर क्लासिफिकेशन करें तो ऑफिस के लिए पहला क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, पब्लिक ऑफिस, पर्सनल ऑफिस। ठीक है। फिर इसमें बड़े ऑफिस, छोटे ऑफिस। बड़े ऑफिस कैसे, जैसे मान लो सैमसंग कंपनी है, ऑफिस है मल्टी स्टोरी में, है ना। और छोटा ऑफिस कैसा, किसी का चार्टेड अकाउंटेंट का ऑफिस है। अब चार्टेड अकाउंटेंट के लिए उसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। लेकिन इसी के अगर सापेक्ष में देखें, इसी के रेस्पेक्ट में देखें, तो शेयर ब्रोकर का भी ऑफिस होता है। शेयर का जो हमारा हेड होता है, क्या कहते हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो भी एक ऑफिस है। और एक ऑफिस ऐसा होता है जो फैक्ट्री के अंदर होता है। एक ऑफिस होता है प्रोप्राइटर का ऑफिस होता है। एक ऑफिस होता है जो पब्लिक का ऑफिस होता है। एक ऑफिस ऐसा है जो पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। और एक ऑफिस ऐसा है जो बिजली विभाग का ऑफिस है। एक स्कूल का ऑफिस हो सकता है, एक कंप्यूटर का ऑफिस हो सकता है, एक आप अपना अगर मान लो कोई काम करते हैं, मान लो आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, कार शोरूम चलाते हैं, उसका भी ऑफिस हो सकता है। तो इतने तरह के ऑफिस हो सकते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, नंबर 2 बड़े या छोटे, तीसरा पब्लिक और प्राइवेट। तो इतने तरह के ऑफिस होते हैं। अब बात आती है, हाँ प्रोफेशनल कहेंगे या प्राइवेट बोलेंगे? कौन सा? जो आपने कहा था ना सीए वगैरह, तो ये सब प्रोफेशनल ऑफिसेज हो गया ना, प्रोफेशनल वर्क हो गया। नहीं, किसके ऑफिस को प्रोफेशनल बोलेंगे? सीए वाला पर्सनल सीए ऑफिस, पर्सनल ऑफिस। वहां पब्लिक नहीं होती। देखो ऑफिस वो जहां पर पब्लिक डीलिंग ना हो, कुछ वो कहलाएंगे आपके पर्सनल ऑफिस, और एक होता है पब्लिक ऑफिस।
जैसे अगर मान लो हम कहें बिजली का ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस है, अब उसमें भी कंप्लेंट करने वाले हैं, कोई मीटर के लिए अप्लाई करने वाला है, कोई बिजली का बिल जमा करने वाला है, तो वो सारे काम होते हैं वहां पे, वो पब्लिक ऑफिस हो गया। अच्छा, ये तो होगा टाइप ऑफ ऑफिस। अब हम कहें कि कंटेंट ऑफ ऑफिस क्या होगा, ऑफिस में क्या क्या कंटेंट्स होंगे, क्या क्या उसके पार्ट होंगे। तो सबसे पहले अगर आप प्राइवेट ऑफिस की बात करें या गवर्नमेंट ऑफिस की भी बात करें, तो उसमें रिसेप्शन सबसे पहले होता है, जहां पर बाहर का आदमी आकर के किसी ऑफिस के आदमी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उसका ऑफिस है, उद्योग भवन है, या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इसका ऑफिस है, कृषि भवन में है। तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस होगा या प्राइवेट ऑफिस भी होगा, मान लो कोई सीए का भी ऑफिस है, वहां मिलने वाले लोग आते हैं, तो कोई भी आदमी जो बाहर से आएगा अगर हर समय उसके ऑफिस के मालिक से मिलने की बात करेगा तो डिस्टरबेंस तो होगी। तो मालिक को डिस्टरबेंस ना हो उस चीज को बचाने के लिए, और जो काम करने वाले लोग हैं ऑफिस में, स्टाफ है, वो लोग डिस्टर्ब ना हो, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए रिसेप्शन एक काउंटर बना रखते हैं। और उस रिसेप्शनिस्ट का ये काम होता है बाहर वाले को अटेंड करना, और जिससे मिलना है, अगर जरूरतमंद आदमी तो ही मिलने देना, नहीं तो उसको बैठा के वहीं से वापस कर देना। तो जहां तक हो सके वो अपने लेवल पे निपटाने की कोशिश करता है, और अगर वो उससे नहीं अटेंड हो पाता है तब वो ऑफिस के किसी आदमी को बुला के उससे बात कराता है। तो सबसे पहले होगा रिसेप्शन, ये सबसे लोअर लेवल का हो गया। और कितना भी छोटा ऑफिस होगा, एक रिसेप्शन होगा और एक मालिक का कमरा जरूर होगा। हाँ, 1 मिनट में रोकूंगा, चल निकल, बंद कर दिया। बच्चे हैं ना, इसी कमरे से निकलते हैं। अच्छा, तो बच्चे छोटे नहीं है, बड़े वाले बच्चे हैं। अच्छा, हाँ, तो एक कितना भी छोटा ऑफिस होगा, एक रिसेप्शन होगा और एक मालिक के बैठने का कमरा जरूर होगा। मैं कहता हूं अगर वो चाहे कोई एक कार डीलर का या प्रॉपर्टी डीलर का भी ऑफिस है, तो उसमें भी रिसेप्शन होता है, और उसमें जो उनके मालिक होते हैं ऑफिस के, वो केबिन में बैठते हैं। एक बात ये होती है कि हमें बाहर के लोगों से जो हेड ऑफ द ऑफिस को पर्सन को बचाना होता है। दूसरी बात, प्राइवेसी को भी मेंटेन करने के लिए हमें बाहर रिसेप्शन की जरूरत पड़ती है, ये भी आप मानते हैं। क्या मैं कहता हूँ एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन का भी है, डॉक्टर कंसल्टेशन का भी है ऑफिस। तो एस्ट्रोलॉजर भी डायरेक्ट कोई आदमी आकर के मिलेगा तो वो हर टाइम डिस्टर्ब होता रहेगा, तो पहले रिसेप्शन से मिलेगा, वो अपॉइंटमेंट बुक करेगा, तब वो एस्ट्रोलॉजर से मिलेगा। सबसे छोटा एग्जांपल। अब इसी को बड़े लेवल पे मिनिस्ट्री पे ले लो, मान लो आपका ये है अर्बन डेवलपमेंट ऑफिस है, तो यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट फ्लैट के लोगों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, लोगों को फ्लैट दिए जाते हैं। अब उसके कितने तरह के काम हो सकते हैं, फ्लैट के लिए अप्लाई करना है, फ्लैट की पोजीशन पता करना है, फ्लैट की एलिजिबिलिटी पता करना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिनका एलिजिबल है, वो अपने फ्लैट देख करके आते हैं, वो अपने बुकिंग के लिए नंबर डालते हैं, वो कोई स्टेटस पता करता है। तो इतनी सारी चीजों के लिए एक आदमी तो नहीं काम कर सकता, उसके लिए फिर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अब अगर मान लो सिटी में फ्लैट हैं, सरकारी फ्लैट हैं, तो कई लोकेशन पे फ्लैट हैं, हर लोकेशन का एक अलग आदमी होगा, हर डिपार्टमेंट का एक आदमी होगा, मतलब मैनी टू मैनी रिलेशन होते हैं वहां पर, है ना। तो यानी कि एक रिसेप्शन, एक हेड ऑफ द ऑफिस होगा। अब उस ऑफिस में काम करने वालों को टॉयलेट की जरूरत पड़े तो टॉयलेट भी होना चाहिए, ज्यादा लोग हैं तो कैंटीन भी होनी चाहिए, और अगर कोई ऐसा ऑफिस है जिसमें कि कैश ट्रांजेक्शन होनी है तो उसके लिए कैश बॉक्स भी होना चाहिए। और ऐसा भी ऑफिस हो सकता है जहां पे कोई सेलिंग प्रोडक्ट है तो उसके लिए हमें स्टोर भी चाहिए, है ना। फिर इन सब चीजों को हमें इकट्ठा करने के लिए लैंड की जरूरत पड़ती है। तो लैंड कैसी होनी चाहिए, लैंड का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, लैंड की शेप क्या होनी चाहिए। तो जब हम जैसे घर के लिए लैंड सिलेक्शन करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं
कि भाई जो लैंड का लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 1:1, 1:2, 1:3 तक होगा, उसके बाद हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। तो आज मैं बल्कि जब आपको बता ही रहा था कि एक वास्तु विजिट भी था मेरा, तो आज सुबह उसी में बिजी था, मैं 2-3 वास्तु विजिट करके आया। तो एक ही पार्टी को प्रॉब्लम क्या थी, क्लाइंट की मतलब रिक्वायरमेंट क्या थी। एक पार्टी है जो घर लेना चाहती है और अच्छा खासा घर है, मतलब करोड़ का घर है, मतलब 5 to 10 करोड़ का उनका बजट था। तो नेचुरली बड़े घर हैं, और जो बड़े घर लेते हैं तो वो फिर अगर वास्तु कॉम्प्लेंस लेते हैं तो फिर निश्चित तौर पर वो अच्छा ही वास्तु देखना चाहते हैं। तो बहुत सारे घर देखे उनके मैंने, लेकिन 2 घर ऐसे थे जो टॉप पर थे। अब उनका ये क्वेश्चन था कि आप इसको अपने मतलब वास्तु सिद्धांत पे उसको कंपैरिजन करो और उसको कंक्लूड करके बताओ कि कौन सा घर ज्यादा अच्छा है। अच्छा, कुछ घर उन्होंने देखा है ऐसे जो साउथ वेस्ट फेसिंग थे, कुछ घर ऐसे देखा है जो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग थे, कुछ नॉर्थ ईस्ट फेसिंग थे, एक वेस्ट फेसिंग भी था, एक नॉर्थ ईस्ट फेसिंग भी था, और नॉर्थ ईस्ट फेसिंग के 2 आ गए और ईस्ट फेसिंग का 1 आ गया। तो अब 3 हो गए आपके पास पॉजिटिव, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। तो अब अगर हम कंपेयर करें नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट इज बेटर देन ईस्ट। ईस्ट भी अच्छा है बिकॉज उसमें मेन डायरेक्शन आ जाती है, बट नॉर्थ ईस्ट इसलिए क्योंकि ईशान कोण है और सामने उसको खुला जमीन है और नीचे रोड भी है और वो टॉप फ्लोर है, ठीक है। और साउथ वेस्ट में उनके 2 कमरे आ जाते हैं। तो दो जो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर थे, दोनों नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, नक्शा लगभग एक, बैक साइड में एक साउथ में एक वेस्ट में कमरा, राइट हैंड पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन आएगी, नॉर्थ ईस्ट अगर फेस करोगे तो साउथ राइट हैंड साइड पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन आती है, और लेफ्ट हैंड पे नॉर्थ वेस्ट आएगा। कैसे, मैं आपको बना के बताता हूं। ये फेसिंग है नॉर्थ ईस्ट की, तो ये इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं क्योंकि जब हम साइड पर खड़े होते हैं तो कंक्लूड करना कितना टफ हो जाता है। और ये इसका हो गया नॉर्थ। अच्छा, ये हो गया इसमें ईस्ट, इधर साउथ ईस्ट। हाँ। तो जब मैं कह रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करोगे तो राइट साइड में आपका यहाँ पे आ जाता है साउथ ईस्ट। ये आ जाएगा आपका साउथ, और ये आ जाता है आपका इधर वेस्ट। वेस्ट। अब आपको एक अप्रोक्सीमेट नक्शा बना के बताऊंगा मैं। ये आ जाता है साउथ वेस्ट, और यहां आ जाता है ये अपोजिट साइड में नॉर्थ वेस्ट। अब मेरे पास दोनों नॉर्थ ईस्ट के घर थे। ओह, एक मिनट, 2 घर थे जो दोनों नॉर्थ ईस्ट के थे, इसी तरह से। अब मेरे को कंपैरिजन करना था कि कौन सा बेटर है। एक तो सबसे पहला पॉइंट ये था, एक जो घर था वो 300 गज में था और एक घर 250 गज में था। जो 300 गज वाला घर था उसमें 4 बेडरूम थे और जो 250 गज वाला था उसमें 3 बेडरूम थे। लेकिन उन दोनों घर के नक्शे के साथ साथ उनके बजट में लगभग 60-70 लाख का फर्क था। तो 50 गज के आपको 60-70 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेगा। पहला पॉइंट तो यही था, जो कि उनके लिए ओवर बजट हो रहा था। लेकिन वो कहते हैं अगर वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा है तो हम इसको फिर भी खींच लेंगे। तो ये इस तरह से डायरेक्शन थी, और यहां पर ये रोड थी नॉर्थ ईस्ट की तरफ।
ये यहाँ पे रोड है ये। अब रोड के दूसरी तरफ जो है एक घर ऐसा था जिसमें यहाँ पर वॉल थी, और इसके इधर तरफ में पार्क था, काफी बड़ा पार्क है, तो जगह नहीं है, थोड़ा छोटा बना रहा हूं। और ये पार्क लगभग यहां तक था, और जहां से इनके घर की बाउंड्री शुरू होती थी, यहां पर एक बिल्डिंग बनी है, 20 साल पुरानी है, बंद है, और पेड़ों के बीच में वो छुप गई है, और गेट लगा है, वो भी जर्जर हालत में हो गया है, लोग कूड़ा डाल देते हैं, डंप है। और इधर भी पार्क की जगह है कुछ आगे, इधर इधर दूसरी तरफ। अच्छा, अब ये तो हो गई सराउंडिंग। तो ये जो इसमें यहाँ पर ब्लॉकेज थी, ये मेरे को एक नेगेटिव अप्रोच लगी, लेकिन इनका थर्ड फ्लोर था तो इसलिए उनको इफेक्ट नहीं पड़ता था। अब यहाँ पे क्या है उनका, मैं आपको बता दूं, ये एक नॉर्थ में कमरा है, एक ये नॉर्थ वेस्ट ईस्ट ईस्ट साइड में एक बड़ा ड्राइंग रूम है, यहां से एंट्रेंस है, यहां से घुसते ही यहाँ पे ड्राइंग रूम चला जाता है, और इधर यहां से एक एंट्रेंस है, ये कमरे के लिए चला जाता है, और ये यहां से ड्राइंग रूम को जाता है। और इसमें ये मोटा मोटा पूरी चीज नहीं बना रहा हूँ, मेन मेन बता रहा हूँ आपको बस। ये यहाँ पर किचन है, बल्कि किचन और ऊपर ले सकते हैं, ये ड्राइंग रूम थोड़ा छोटा कर सकते हैं। इस तरह से है, और ये किचन जो है बिल्कुल ये साउथ ईस्ट का ऐसे ये कॉर्नर आता है, और 2 कमरे इसके इधर हैं, एक कमरा इधर है और एक कमरा इधर है। ये था जो 250 गज में था। जो 300 गज का था वो भी बिल्कुल सेम था, बस उसमें फर्क क्या था, एक एक्स्ट्रा कमरा यहां पर था, ऐसे था। ये नॉर्थ वेस्ट में था, बेसिकली ये थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, एंट्री जो थोड़ी ऊपर हो जाती है, नॉर्थ की तरफ हो जाती है। तो इसमें 50 गज का अंतर था, और एक रूम एक्स्ट्रा था, और उसकी कॉस्टिंग 60-70 लाख रुपए पड़ रही थी। तो अब उनको चाहिए थे 4 कमरे। 4 कमरे क्यों? एक उनके हस्बैंड वाइफ तो साउथ में सो सकते हैं, उनका बेटा वेस्ट में सो सकता है, उनकी बूढ़ी माँ है वो नॉर्थ में रह सकती है, नॉर्थ ईस्ट में रह सकती हैं, एक उनका बेटा भी है, तो बेटे के लिए कहीं, वो बेटी भी है, बेटी के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही। तो हमने क्या किया, ये वेस्ट वाला रूम लड़की को दे दिया, और इसके ऊपर उनके पास रूफ राइट था, वहां पर उनको पोटा रूम बनाने की सलाह दी गई, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, छत के ऊपर। तो फर्क इसमें यह था कि बस इसमें ये चौथा रूम जो है वो दूसरे वाले घर में नहीं था। अब क्वेश्चन ये था कि क्या हम एक रूम के लिए 60-70 लाख रुपए खर्च करना सही होगा? लेकिन इसमें एक नेगेटिविटी थी जो 250 गज वाला था, कि सामने ब्लॉकेज था, तो निश्चित तौर पर 60-70 लाख रुपए खर्च करना जो 300 गज का था उसमें फायदेमंद था। क्यों? नॉर्थ वेस्ट में उनका एक काम और है, उनका ऑफिस भी चलता है, उनका सेलिंग प्रोडक्ट है ये गोल्डन ज्वेलरी। तो गोल्डन ज्वेलरी का जो ऑफिस था, हमने उनको सजेस्ट किया, ये चौथा जो रूम है छोटा वाला, इसमें आप अपना ऑफिस बनाएंगे, इसमें अपना सामान रखेंगे, तो वो आपको फटाफट बिकता रहेगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का है।
तो एक ये भी पॉइंट हो गया कि इनको ऊपर ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो नीचे ही ऑफिस बन जाएगा इनका। और ऊपर जो है जो पोर्टा हाउस बनाएंगे उसमें सिर्फ एक कमरे का बनाएंगे जो बेटे के लिए बनाएंगे। तो हमने उनको फाइनली सजेस्ट किया कि आप ये 300 गज वाला घर लो, जिसमें भले ही 60-70 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, बट नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। अब इसमें सारे कुछ इसमें चीजें मिल जाती हैं, एक्स्ट्रा रूम भी मिल जाता है, और गेस्ट रूम भी तो चाहिए ही होगा आपको। कभी कोई गेस्ट आएगा तो आप उसको कहाँ ठहराओगे? ना लड़की के रूम में ठहरा सकते, ना लड़के के रूम में ठहरा सकते, ना अपने रूम में ठहरा सकते। तो फिर ये सजेशन दिया गया उनको कि भाई ये लिया जाए। अदरवाइज नक्शा बिल्कुल दोनों का सेम, फेसिंग बिल्कुल सेम, एरिया लगभग सेम। तो ये मतलब डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम कौन से घर को सजेस्ट करें, कौन से को सजेस्ट नहीं करें। तो इसमें एक तो पॉइंट ये था कि सामने ब्लॉकेज थी जो 250 गज वाला था, और दूसरा पॉइंट था कि इसमें एक रूम कम था और बाकी सब सेम था। तो अल्टीमेटली हमने 300 गज वाला फाइनल कर दिया, और आज वो उसको डील करने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और थी, जो 250 गज वाला घर था उसके लिए वो एडवांस पेमेंट दे चुके थे, तो उसमें 5 लाख रुपए फंसे भी थे। तो ये बात उन्होंने बाद में बताई, लेकिन फिर भी हमने सजेस्ट किया आप 300 गज वालों जिसमें एक्स्ट्रा रूम मिलता है। तो अगर हम ये कहें कि दोनों घरों के बीच में 19-20 का फर्क है, 19-20 का भी फर्क नहीं था, 19 और 19.5 का फर्क। तो वो जो जब सेम चीज जब बराबर के सामने आ जाती है तो उसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोई छोटी छोटी पॉइंट से हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो इसी तरह से जब हम ऑफिस की बात करेंगे तो उसमें हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहाँ उसका केबिन होगा, कहाँ उसकी फेसिंग होगी, कहाँ उसका स्टाफ बैठेगा, कहाँ उसको ऑफिस में स्टाफ को बैठने जगह दी जाएगी, रिसेप्शनिस्ट कैसे बैठेगी, अकाउंट डिपार्टमेंट कहाँ होगा, सेल्स डिपार्टमेंट कहाँ होगा, ये सब चीजों को हम ध्यान रखेंगे। तो ऑफिस को, कोई भी ऑफिस बनाने के लिए सबसे पहले हमें लैंड का सिलेक्शन करना जरूरी है। तो ऑफिस के लिए जो लैंड लिया जाएगा वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का लेना बेस्ट होगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसा प्लॉट मिल जाए जो नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड हो तो वो भी ऑफिस के लिए बहुत अच्छा है। और ऑफिस ऐसा हो जिसके साउथ और वेस्ट में हाई राइज बिल्डिंग हो, या लंबे हैवी प्लांट हो, और नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में ओपन मैदान हो, या कोई वहां पॉन्ड हो, या कोई झरना बहता हो, या कोई आर्टिफिशियल पानी का वहां पॉन्ड हो। तो ऐसे अगर प्लॉट मिल जाए जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट खुला हो और इधर पानी हो और साउथ और वेस्ट में बड़े पौधे और हाई राइज बिल्डिंग हो, तो ये ऑफिस की प्रॉस्पेरिटी बहुत जल्दी बढ़ती है। बहुत ही प्रॉस्पेरस ऑफिस है, कोई भी ऑफिस खोल लेना। यानी कि ऐसी जगह पर धन दौलत और संपत्ति बहुत जल्दी बढ़ेगी। किसकी? ओनर की, और जो उस घर ऑफिस में काम करने वाले उन लोगों की भी। और ऐसे ऑफिस में काम करने वालों का भी मन ज्यादा अच्छा लगेगा और मन लगाए काम करेंगे। और जब निश्चित बात है, जब कोई आदमी मन लगाए काम करता है तो उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। तो ऑफिस के नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा, और साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में कम से कम खुली जगह रखना चाहिए। मतलब फ्रंट शुड बी ओपन एंड बैक शुड बी क्लोज्ड। और क्लोज का मतलब ये नहीं कि वहां विंडो नहीं बनाएंगे, विंडो बनाएंगे, बट वहां पे एरिया कम होगा साउथ और वेस्ट का, और नॉर्थ और ईस्ट में एरिया ज्यादा होगा। अगर नॉर्थ फेसिंग है तो साइड में हम ड्राइव लेन बनाएंगे ईस्ट में, चाहे ऑफिस है चाहे घर है। और अगर फेसिंग है ईस्ट की तो हम नॉर्थ साइड में ड्राइव लेन बनाएंगे और साउथ साइड में बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ऑफिस के मेन एंट्री कहां रखनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे लेकिन वो शुभ ग्रिड में भी होनी चाहिए। मेन गेट पर किसी तरह की कोई ऑब्स्टेकल या वेद नहीं होना चाहिए। ऑब्स्टेकल कैसा हो सकता है कि आप ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं और गाड़ी की पार्किंग आपके गेट के सामने चौक कर रही है रास्ता, या कोई शॉप भी है, कोई फैक्ट्री भी है,
तो जहां पे एंट्री है उसके ठीक सामने की जगह जहां से आने जाने का रास्ता है, दैट शुड बी 100% क्लियर, कोई भी उसे बाधा नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, बहुत प्राइम लोकेशन पे हम फैक्ट्री या शॉप ले लेते हैं या ऑफिस बना लेते हैं, लेकिन वहां पे क्राउडेड एरिया होने की वजह से, पार्किंग के प्रॉब्लम होने की वजह से हम ऑफिस के ठीक सामने जहां एंट्री होती है वहीं पर भी गाड़ी पार्क कर देते हैं, वो आपके डेवलपमेंट को रोक देगा। तो इसलिए ऑफिस के जहाँ पे एंट्री है वहां पे खास तौर से कोई गाड़ी पार्क नहीं होनी चाहिए, कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, कोई पेड़ नहीं होना चाहिए, या कोई खंबा या कोई ट्रांसफॉर्मर, इस तरह का कोई भी वे नहीं होना चाहिए। तो दरवाजा, अच्छा ऑफिस का दरवाजा है, कई छोटे ऑफिस होते हैं तो उसमें लकड़ी का दरवाजा भी हो सकता है, बड़ा ऑफिस है तो कांच का भी दरवाजा हो सकता है, और बहुत बड़ा ऑफिस है तो उसका शटर भी हो सकता है, या गेटेड सिक्योरिटी भी हो सकती है। तो कोई भी तरह का दरवाजा, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे शटर है, चाहे वो गेटेड सिक्योरिटी है, चाहे नॉन गेटेड सिक्योरिटी है, तो वहां पर दरवाजा खुलने या बंद होने के समय किसी तरह की आवाज नहीं होनी चाहिए। ये भी एक वेद है, स्वर वेद में आता है। इससे क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है और काम करने वाले की जो पावर है वो वीक हो जाती है। तो इसलिए किसी भी ऑफिस का मेन गेट खुलते या बंद होते समय आवाज नहीं होनी चाहिए और कोई वेद नहीं होना चाहिए। और ऑफिस का जो प्लॉट एरिया है वो स्क्वायर, रेक्टेंगुलर या 1:1, 1:2 या 1:3 तक अलाउड करना चाहिए, इसके बाद रिएक्शन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। आगे, चीफ ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर या उस बिल्डिंग का मालिक कहां बैठेगा, साउथ वेस्ट में। और जहां पे वो साउथ वेस्ट में बैठेगा वहां पर कम से कम मूवमेंट होनी चाहिए, मतलब लोगों के मिलने के लिए वहां पे लोग कम से कम जाएं। हर आदमी जो है वहां पे चीफ ऑफिसर या मैनेजिंग डायरेक्टर के पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो चीफ ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर या ओनर को उस ऑफिस कॉम्प्लेक्स के साउथ वेस्ट में बैठकर काम करने के लिए जगह बनानी चाहिए। अच्छा, एक चीज और होती है, फैक्ट्री होती है बहुत बड़ी, एकड़ में, 5 एकड़ 10 एकड़, आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी जगह होती है। वहां पे आपको चलने के लिए भी गाड़ी से जाना पड़ता है एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में। अब उसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बनाते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के लिए तो हम जगह देते हैं कि भाई ईस्ट में होना चाहिए, क्योंकि सूर्य की जगह है और सूर्य का ही काम है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो अब ईस्ट में अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बना देंगे और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जो ऑफिस का जो सीनियर मोस्ट पर्सन है उसको साउथ वेस्ट में बैठना, तो क्या करें, तो हम क्या करेंगे, जो ईस्ट डायरेक्शन में उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाया है उसमें भी अगर मान लो 8-10 कमरे हैं, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के जो साउथ वेस्ट वाला रूम होगा उसमें हम उसके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को बैठाएंगे, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो चीफ ऑफिसर है, चाहे मैनेजर है या कुछ भी। ठीक है, तो वहां हम ये नहीं कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है तो ईस्ट में बनाया है तो वहां पर हम मैनेजिंग डायरेक्टर को नहीं बैठाए, उसको साउथ वेस्ट में, ऐसा नहीं। हम उस ऑफिस के साउथ वेस्ट कॉर्नर में उसको बैठने का रूम दे सकते हैं। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि चीफ ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर या ओनर को बिल्डिंग के, पूरी लैंड के लिए नहीं बोला, उस बिल्डिंग के, उस कॉम्प्लेक्स के, उस ब्लॉक के साउथ वेस्ट में बैठकर कार्य करने के लिए जगह निर्धारित करनी चाहिए। अब वो जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है वो कितने बड़े एरिया में है ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना बड़ा ऑफिस है। अगर वो फैक्ट्री का ऑफिस है तो फैक्ट्री भी एक पार्ट हो गया और उसमें भी ऑफिस हो गया तो वो एक दूसरा पार्ट हो गया। तो जो ओनर के बैठने की जगह है उस कॉम्प्लेक्स में साउथ वेस्ट कॉर्नर का रूम में वहां पे बैठना चाहिए। क्लियर, चलिए। तो ऑफिस के ओनर का रूम बाकी स्टाफ रूम से बड़ा होना चाहिए। अब उसमें क्या छोटे छोटे और भी स्टाफ बैठा होगा, है ना, कोई इंस्पेक्टर है, कोई ऑफिसर है, कोई मैनेजर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई क्लरिकल स्टाफ में है ना, तो उन लोगों के रूम मालिक के कमरे से बड़ा होना चाहिए। यानी चीफ ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ओनर या सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसका रूम बाकी लोगों के रूम से बड़ा होना चाहिए। ठीक है,
ऑफिस ओनर या जो चीफ ऑफिसर है उसके बैठने के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी होगी? कमरे के साउथ वेस्ट कॉर्नर में। तो एक तो हो गया ऑफिस कॉम्प्लेक्स के साउथ वेस्ट में बैठेगा, और उस ऑफिस के भी उस कॉम्प्लेक्स उस रूम के भी साउथ वेस्ट कॉर्नर में उसकी चेयर टेबल लगाई जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद फेसिंग की बात आती है। साउथ वेस्ट कॉर्नर में बैठा दिया, या तो उसका फेस नॉर्थ की तरफ होगा या उसका फेस ईस्ट की तरफ होगा, दोनों पॉसिबिलिटी है। और पीछे जो है हमारे वॉल होगी, सॉलिड वॉल होगी। ठीक है। तो अगर वो काम ऐसा है जैसे डॉक्टर का है, वकील का है, एस्ट्रोलॉजर है, प्रोफेसर है, जिसमें दिमाग वाले काम करने पड़ते हैं, मेंटल वर्क ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को बैठने के लिए साउथ वेस्ट में बैठकर ईस्ट की तरफ फेस करके बैठना चाहिए। लेकिन जो सेल्स का काम करते हैं, जिनका काम खरीद बेच करना है, पब्लिक डीलिंग करना है, जो बिजनेसमैन है, उन लोगों को नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठना चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल, सिनेमा हॉल का मालिक है, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठेगा, और अगर कोई क्लिनिक है और उसका जो डॉक्टर है, मालिक है, तो उसको ईस्ट की तरफ फेस करके बैठना होगा। एस्ट्रोलॉजर है, ईस्ट की तरफ फेस करके बैठेगा। क्यों? ऐसे लोगों का नाम होगा, तभी तो उसका धन मिलेगा। तो जो दिमाग से काम करने वाले लोग हैं, जो पब्लिक सर्विस से जुड़े हुए हैं, जो कंसल्टेंट हैं, चाहे वो सीए है, चाहे वो वकील है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है, चाहे वो डॉक्टर है, ऐसे लोगों को ईस्ट की तरफ फेस करके बैठना चाहिए। और जो पंसारी की दुकान वाले लोग हैं, है ना, जो सिनेमा हॉल वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठना चाहिए। अच्छा, तो चीफ ऑफिसर को कभी भी किसी बीम के नीचे या किसी सिल्ली के नीचे या शहतीर समझते हैं, वो जो लकड़ी की होती है, उसको पत्थर रख देते हैं, पटिया रख देते हैं, वो शहतीर कहलाते हैं, वो भी बीम की तरह काम करती है। तो कभी किसी बीम, शहतीर या सिल्ली के नीचे बैठकर काम नहीं करना चाहिए। यानी कि कोई भी ऐसा आइटम ना हो जो लोड बेयरिंग हो, उसके नीचे नहीं बैठना चाहिए। जैसे अगर कोई बीम है, तो कॉलम है, कॉलम तो वर्टिकल हो गया, बीम है वो हॉरिजेंटल होता है, तो उसके नीचे बैठ के काम करेंगे तो अननेसेसरी का वहां पर टेंशन क्रिएट होगा। कारण, क्योंकि उस बीम पे पूरे बिल्डिंग का लोड होता है, और उस लोड नीचे, उस बीम के नीचे अननोइंगली, अनविजिबल एक फोर्स काम करता है, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो व्यक्ति जो किसी बीम के नीचे बैठेगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में आएगा, तो उसको अननेसेसरी का टेंशन होगा, अननेसेसरी का बर्डन होगा, अननेसेसरी का लोड उसके दिमाग पे आएगा। तो इसलिए कहा गया कि चीफ ऑफिसर या पदाधिकारी को किसी बीम के नीचे बैठ के काम करना चाहिए। उसके काम में रुकावट आएंगी और व्यक्ति टेंशनफुल रहेगा। कारण मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि उसके ऊपर लोड होता है और उस पर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तो ऐसे अगर काम करेगा तो इसके कारण वो बहुत इरिटेट होगा, अनकंफर्टेबल होगा, और ठीक से काम नहीं कर पाएगा, और लास्ट में वो अनसक्सेस होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। ठीक है। तो मुख्य व्यक्ति या पदाधिकारी के बैठने के स्थान के पीछे सॉलिड वॉल होना बहुत जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी चीफ ऑफिसर बैठेगा, उसके बैक साइड में विंडो नहीं होनी चाहिए, दरवाजा नहीं होना चाहिए, कांच का शीशा नहीं होना चाहिए, है ना, ग्लास, मिरर नहीं, ग्लास। क्यों? क्योंकि पीठ पीछे दरवाजा, खिड़की या कांच होगा तो वो अपने आप को इनसिक्योर फील करेगा, और जब इनसिक्योर फील करेगा तो वो लोगों से डरेगा, रूल नहीं कर पाएगा, और उसके जो साथी लोग हैं वो उसको धोखा भी दे सकते हैं। तो ऑफिस में चीफ ऑफिसर का मेज बाकी ऑफिस में लोगों की, स्टाफ के लोगों की मेज से बड़ी होनी चाहिए। कारण, जब दो व्यक्ति बात कर रहे हो तो जितना क्लोज होते हैं उतना वो एक दूसरे पे डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, और जितना दूर रहते हैं उतना ही वो ऑफिसर और दूसरा व्यक्ति के बीच में गैप रहता है। तो ऑफिस में, बिजनेस में, कमांड में हमें गैप की जरूरत होती है। मालिक में
और स्टाफ में एक गैप होना बहुत जरूरी है। तो ऑफिस में इसलिए जो चीफ ऑफिसर का मेज है बाकी लोगों की मेज से बड़ी होनी चाहिए, और मेज का शेप होना चाहिए रेक्टेंगुलर। तो उसका जो एक होगी लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी। तो जो उसकी ऐसे लंबाई होगी वो उसका फेस आदमी का ऑफिस की तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ऑफिस के तो हमारे सामने लगा हुआ है और हमने टेबल ऐसे लगाई हुई साइड में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सामने की तरफ फेस करके बैठना चाहिए, यानी कि टेबल के वर्टिकल में सामने ऑफिस होना चाहिए 90 डिग्री पर। अच्छा, तो चौकोर मेज के सामने या रेक्टेंगुलर मेज के सामने इस तरह बैठना चाहिए, उसका बीच का हिस्सा मेन ऑफिस की तरफ रहे। और टेबल को कभी भी कोने वाले भाग की ओर ना बैठे, भूल करके भी मेज के कोने वाले भाग की ओर ना बैठे। ऐसा नहीं हो कि टेबल बड़ी सी है उसके साइड में बैठ गए, कॉर्नर में बैठ गए, सेंटर में बैठिए, बीच में बैठे, जिससे कि कमांड होगा। इसी तरह से ट्रायंगुलर कोने के सामने बैठने से भी नेगेटिव एनर्जी मिलती है। जैसे मान लो ऐसे रख दी टेबल, रेक्टेंगल बर्फी शेप की रख दी, और जो उसका कॉर्नर साइड है उसके साइड में आप बैठ गए, तो कॉर्नर आपको हिट करेगा ना। जैसे रोड हिट करती है घर को, इसी तरह से कॉर्नर भी उस हेड ऑफ द ऑफिस का जो मैनेजर है या चीफ ऑफिसर है उसको हिट करेगा। तो ट्रायंगुलर कोने के सामने बैठने से भी नेगेटिव एनर्जी के कारण काम के प्रति उदासीनता, थकान और तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो इन चीजों से बचना है तो कॉर्नर पे नहीं बल्कि बीच में बैठना है। अच्छा, अब ऐसा होता है कई बार क्या होता है, दरवाजा है सामने, एकदम सामने, उसके ठीक सामने आप बैठ गए, यानी आने जाने वाला व्यक्ति आपको देख रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए जैसे मैं आपको सामने यहाँ बैठा हूं और मेरे यहाँ पे साइड में दरवाजा है, तो एकदम दरवाजे के सामने बैठना गलत है। आप समझ रहे हैं किस तरह से मैं कहना चाहता हूँ। अगर मान लो सामने कॉर्नर पर दरवाजा है, तो सामने कॉर्नर पर दरवाजा है तो आपको बैक साइड में जाकर के दीवार के साथ सट के बैठना है, जिससे कि आप उस कमरे में आने वाले हर व्यक्ति को देख सको, लेकिन बाहर से आने वाला व्यक्ति या बाहर से गुजरने वाला दरवाजे से व्यक्ति वो आपको ना देख सके। वही प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करना है इसमें। जैसे बेडरूम में बेड इस तरह से लगाएं कि आपके कमरे में आने वाले व्यक्ति के बारे में आपको सब कुछ पता रहे, लेकिन आपके बारे में रूम के बाहर से निकलने वाले व्यक्ति को कुछ भी ना पता चले कि आप रूम में हैं या नहीं। इसी तरह से ऑफिस में होना चाहिए। तो दरवाजे के ठीक सामने बैठना शुभ नहीं होता। दरवाजे से थोड़ा सा एंगुलर शेप लेते हुए मेज कुर्सी लगाना चाहिए, यानी कि उससे हटके लगाना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, दरवाजे के ठीक सामने पलंग नहीं लगाना चाहिए, उसी तरह से चीफ ऑफिसर को बैठने के लिए दरवाजे के ठीक सामने टेबल चेयर नहीं लगाना चाहिए। तो ये तो इसमें बताया कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ होना चाहिए। अब देखिए नॉर्थ डायरेक्शन है, कौन कौन से डिपार्टमेंट हो सकते हैं पहले आप देखिए। ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपने देखा चीफ ऑफिसर बैठा है या इसका मालिक बैठा है। पूरे ऑफिस के आप 9 भाग कर दीजिए, 3 लंबाई में 3 चौड़ाई में, तो 9 भाग हो जाएंगे। तो आपको इसमें 9 डायरेक्शन मिल जाएंगे। तो चीफ ऑफिसर साउथ वेस्ट, और उससे जो नीचे होगा और सीनियर मोस्ट होगा उसके बाद मालिक के बाद वो बैठेगा साउथ में। फिर इससे जो छोटा होगा वो बैठेगा वेस्ट में। फिर इससे जो छोटा होगा वो बैठेगा आगे फिर साउथ में। फिर इससे छोटा जो होगा नंबर 4 होगा वो बैठेगा वेस्ट में। तो एक साउथ एक वेस्ट, एक साउथ एक वेस्ट, ऐसे डिवाइड करते जाएंगे। और कॉर्नर पूरा जो प्रॉपर कॉर्नर है साउथ वेस्ट का, वहां पे चीफ ऑफिसर बैठेगा। ऑफिस में R&D भी होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। DRDO का नाम आपने सुना होगा, है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस है वो भी। तो उसमें जो रिसर्च होती है उसके लिए कहाँ पे डिपार्टमेंट बनाए, तो ये होना चाहिए साउथ ईस्ट। कारण साउथ ईस्ट अग्निकोण होता है, वहां पे क्रिएटिव माइंड होता है, और रिसर्च करने के लिए क्रिएटिव माइंड चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इसलिए साउथ ईस्ट में आप R&D डेवलपमेंट बनाएंगे। जैसे आप ये सोचो, आर्किटेक्ट का ऑफिस है, नक्शे बनवाने, डिजाइन करवाने, एक तरह का R&D है, क्रिएटिव वर्क है,
तो उसको आर्किटेक्ट के ऑफिस में जो ड्राफ्टमैन होगा उसका जो रूम होगा वो साउथ ईस्ट में होगा, वो वहां बैठ के नक्शे बनाएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा ऑफिस का ईस्ट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन सूर्य की होती है और सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ईस्ट में। रिसेप्शन खाली होता है, साफ सुथरा होता है, एक ही तो वहां पे स्टाफ होता है मेंबर, रिसेप्शनिस्ट, तो उसको हम रखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, जिससे कि वो खुला भी रहे, हल्का रहे और साफ सुथरा रहे। अकाउंट डिपार्टमेंट कुबेर की दिशा नॉर्थ डायरेक्शन में, तो जहां पे पैसे का लेन देन करना है, पैसे की ट्रांजेक्शन करनी है। कई ऐसे भी होते हैं जो पूरी फैक्ट्री होती है, उस पूरी फैक्ट्री का एक अकाउंट डिपार्टमेंट होगा, जहां पे कि जैसे मान लो कोई गन्ने की मिल है, अब गन्ने की मिल में तो बहुत सारे लोग आते हैं, बुगी वाले भी आते हैं, ट्रक वाले भी आते हैं, काश्तकार भी आते हैं, कुछ ऑफिसर भी आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर भी आते हैं, प्राइवेट सीनियर पर्सन भी आते हैं, खेतों के मालिक भी आते हैं। तो इतने सारे लोगों का साथ ट्रांजेक्शन करनी है और आपको पैसा भी सेफ रखना है कि ऐसा ना कोई लूट के ले जाए, और इनकम को भी बनाए रखना है। तो इनकम बनी रहे, सुरक्षित रहे और किसी को भी काम में परेशानी ना हो, उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बना देंगे नॉर्थ डायरेक्शन में, अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक, अब इसके बाद रह जाता है लास्ट में सेल्स एंड मार्केटिंग। अब सबकी चीज हमने पैदा कर ली, सब कुछ कर लिया, प्लानिंग व्लानिंग सब कर लिया, लेकिन सेल्स वालों को कहाँ बैठाएं? तो ऐसी जगह बैठाएं जहां से माल जल्दी बिकता है। तो नॉर्थ वेस्ट में माल जल्दी बिकता है, और यही लॉजिक हमने यूज किया था उसके घर में, अभी जो थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि नॉर्थ वेस्ट का रूम किसको दें। अब नॉर्थ वेस्ट का रूम हम गेस्ट को दें और घर के बच्चे को घर के बाहर सुलाएं, ये तो ठीक नहीं है। तो नॉर्थ वेस्ट का रूम हमने किसको देना है? ऑफिस के लिए देना है, वहां पे मार्केटिंग का डिपार्टमेंट बना देना। तो वही चीज है, जैसे यहाँ पर ऑफिस बना है वैसे वो घर का ऑफिस है, वो छोटा ऑफिस है, पर्सनल ऑफिस है, और ये बड़ा ऑफिस है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट में। अब कई बार क्या होता है, मीटिंग करनी होती है। अच्छा, ऐसा ऑफिस भी होता है जैसे गारमेंट एक्सपोर्ट का काम है, वहां पर बाहर के लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, फॉरेनर आते हैं, और वो मीटिंग करते हैं, साथ ही साथ आपको उनको प्रोडक्ट भी दिखाना पड़ता है। तो वो ऐसे देखते हैं, खड़े होकर देखते हैं बहुत सारे आपको। और कोई भी प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट बनाना एक बात है, प्रोडक्ट को डिजाइन करना दूसरी बात है, प्रोडक्ट को बेचना तीसरी बात है। तो प्रोडक्ट जब बेचना है तो उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए मीटिंग कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं, तो उसको हम कहाँ बनाएं? तो हर फ्लोर पे अगर आपको बनाना पड़ जाए तो आप उसको ब्रह्म स्थान बना सकते हैं, और एक फ्लोर पे भी रखना है तो भी आप उसको ब्रह्म स्थान बनाएंगे। तो वो कॉन्फ्रेंस हॉल आपका आएगा ब्रह्म स्थान में, जिससे कि वो खाली रहेगा और काफी हद तक वो हल्का रहेगा। तो चीफ ऑफिसर के कमरे में टेलीफोन और फैक्स ऑपरेटर्स, टेलीफोन और फैक्स ऑपरेटर्स, आज की डेट में तो फोन जेब में रहता है, पुराने समय में फोन डायल वाला होता था, आज भी होते हैं कुछ जगह लैंडलाइन होते हैं, और कुछ नहीं है तो कम से कम इंटरकॉम तो होता ही है। तो वो जो टेलीफोन होंगे वो हम कहाँ रखेंगे? साउथ ईस्ट में, बिकॉज वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। फैक्स मशीन जिसमें मैसेज आता है जाता है, साउथ ईस्ट में। आजकल तो मेल और ईमेल आती जाती है, लेकिन जहां जैसे मान लो कोई प्रिंटिंग प्रेस है, वहां पर न्यूज हमेशा आती रहती है, क्योंकि इनका प्रेस क्लब ऑफ इंडिया होता है, पीटीआई होता है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वहां से हमेशा न्यूज आती रहती है। और हर जितने भी न्यूज़पेपर वाले होते हैं उनका एक फैक्स मशीन लगी रहती है जिसमें न्यूज छपती रहती है हर टाइम। तो भले ही नॉर्मल ऑफिस में नहीं होता, बट किसी किसी ऑफिस में हो सकता है। तो फैक्स ऑपरेटर साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं, बिकॉज चलते रहना है, नॉर्थ वेस्ट वायु का है, मैसेज का है, इसलिए रख सकते हैं। पानी से संबंधित चीजें जैसे पानी का गिलास, चाय का कप, तो ये चीजें हमें टेलीफोन या फैक्स के पास भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए, वरना कभी गिर गया तो सब बर्बाद होगा। कंप्यूटर टेबल को इस तरह से सजाना है कि उसमें जो पानी की चीजें हमेशा राइट हैंड पर रहें,
क्यों? पानी पीते समय राइट हैंड में, मेरे भी राइट हैंड में पानी रखा हुआ, ये राइट हैंड पे रखता हूँ क्योंकि हमें इजी होता है लेना। तो कंप्यूटर टेबल पे हमेशा राइट हैंड पे पानी रखना है। साउथ ईस्ट में आपने अपरेटस रखना है, फैक्स और टेलीफोन, और टेबल के ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन सन की है, जहां पर फल फूल पेड़ पौधे भी ताजे रहते हैं। तो जो फ्रेश फ्लावर है उसका जो फ्लावर वास होता है, गुलदस्ता जिसको हम बोलते हैं, वो हमें टेबल के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए, बिकॉज ईस्ट डायरेक्शन इज जनरेटिंग डायरेक्शन। सन जो होता है जनरेटिव होता है, जनरेट करता है, पैदा करता है, उत्पादन बढ़ाता है। तो इसलिए फूल को भी हमने जो कि लाइव होता है, जो फ्रेश होता है, उसे टेबल के ईस्ट में रखना है। अच्छा, साउथ ईस्ट में छोटा सा कोई पौधा भी रख सकते हैं, जैसे एक होता है हरा हरा पौधा होता है, उसमें छोटी छोटी पत्ती पतली पत्तियां होती है, वो भी रख सकते हैं। कोई फ्लावर का पौधा भी रख सकते हैं, कोई रबर प्लांट भी रख सकते हैं, हरा प्लांट ग्रीनरी वाला, जिसको धूप की जरूरत ना हो। या कोई ऐसा भी रख सकते हैं, वो आपने देखा होगा जैसे पतली पतली पत्तियां लिख रहती है लंबी लंबी, पाम ट्री, पाम भी कई तरह के आते हैं। तो पाम ट्री इज द बेस्ट प्लांट फॉर रूम। तो पाम का पौधा आप कमरे में रख सकते हैं और साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इससे क्या होता है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, प्रोग्रेस के नए रास्ते खुलते हैं। और साउथ वेस्ट में एक क्रिस्टल बॉल या जेम्स ट्री रखना चाहिए, इससे ऑफिस के लोगों के बीच में इंटर रिलेशन अच्छे बने रहते हैं। तो ये क्रिस्टल बॉल और जो जेम्स ट्री है, ये आप चीफ ऑफिसर के रूम में ना रख करके जो कॉमन रूम है वहां भी रख सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने चीफ ऑफिसर के रूम में भी रख सकते हैं, मालिक के रूम में भी रख सकते हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफिस के नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए, और जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगी खासतौर पे वो अगर नॉर्थ डायरेक्शन में होंगी तो फायदेमंद होगी, इससे ऑफिस की प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है। तो उसमें जो खजांची बैठेगा, जो कैशियर बैठेगा, उसको नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठना है, नॉर्थ के रूम में नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठना है। अब नॉर्थ की तरफ फेस करने की अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो ईस्ट की तरफ भी फेस करके बैठ सकता है। तो अगर वो ईस्ट की तरफ फेस करके बैठता है तो काउंटर जो रखेगा वो अपने राइट साइड में रखेगा। तो राइट साइड होगी साउथ। जब ईस्ट को फेस करेंगे तो राइट साइड में साउथ होता है, ESWM, है ना। तो साउथ में रखेगा अलमीरा, तो उसका मुंह किधर खुलेगा? नॉर्थ में खुलेगा। ठीक है, तो ईस्ट फेसिंग है तो राइट साइड रखे, और अगर नॉर्थ फेसिंग है तो लेफ्ट साइड रखेगा। अगर नॉर्थ फेसिंग होगी तो नॉर्थ के लेफ्ट साइड में होता है ईस्ट, सॉरी वेस्ट होगा, हाँ वेस्ट होगा। तो वेस्ट में अलमारी रखेंगे तो फेसिंग उसकी जो अलमारी की ईस्ट की तरफ हो जाएगी, तो पॉजिटिव हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जिससे पूरे ऑफिस की एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, उसे ऑफिस के ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। ये हम उसमें अभी नक्शे में देख भी चुके हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जल्दी सामान बिकना चाहिए, हम किसी को जल्दी से अपने व्यूज दे सकें, अपने प्रभाव में ला सकें, उसको हम अच्छे से कन्विंस कर सकें, तो बिल्डिंग के नॉर्थ वेस्ट में उसे रखना चाहिए। R&D डिपार्टमेंट क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, साउथ ईस्ट में रखेंगे क्योंकि वहां पे रहने से अग्नि तत्व है, अग्नि का प्रभाव रहता है, तो कोई भी आदमी वहां पे एनर्जेटिक रहता है, तो अच्छा नया काम करने की उसमें क्षमता बढ़ती है। तो साउथ ईस्ट में R&D डिपार्टमेंट। ऑफिस के साउथ हिस्से में, साउथ ईस्ट हिस्से में आप कैंटीन बना सकते हैं, ट्रांसफार्मर रख सकते हैं, बिजली का कोई भी सामान है इन्वर्टर रख सकते हैं, मीटर रूम बना सकते हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कोई बिजली का सामान है, सब साउथ ईस्ट में रखेंगे। इससे क्या होगा? साउथ ईस्ट में जब बिजली का सामान होगा तो ऑफिस में काम करने वाले लोगों की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ऑफिस के ब्रह्म स्थान में कोई भी पार्टीशन, कोई भी भारी सामान या कोई कील नहीं लगानी चाहिए। तो ब्रह्म स्थान को हमेशा खाली रखना है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, साफ सुथरा रखना है। और ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट को हमेशा साफ सुथरा बिल्कुल वैसे रखना है जैसे ब्रह्म स्थान। वहां से नॉर्थ ईस्ट में या ब्रह्म स्थान में
कोई भी गंदगी या कचरा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर गुरु का वास होता है जो हमारी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में आप वहां पर कोई इष्ट देव की मूर्ति लगा सकते हैं, तस्वीर लगा सकते हैं, जिस और उस पर डेली पूजा होनी चाहिए। ऑफिस में भी मंदिर होता है, तो अब वहां ऑफिस के मंदिर में मालिक पूजा करे या ना करे, स्टाफ को पूजा करनी है। कोई एक आदमी रिसेप्शनिस्ट को पूजा करनी है, अब कोई नहीं करता तो मालिक को पूजा करनी है। या कोई बाहर से पंडित बुला लेते हैं, वो हर रोज आकर के वहां पंडित जी पूजा करे चले जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर तो बना दिया बट उसकी पूजा कोई नहीं करता, तो वो बजाय पॉजिटिव होने के नेगेटिव हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, दोष लग जाएगा। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को हमेशा जागृत रखने के लिए, एनर्जाइज रखने के लिए वहां पे कोई इष्ट देव की मूर्ति या तस्वीर लगाएं और डेली वहां पर धूप दीप अगरबत्ती से पूजा करें। ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट में ही जहां पे मंदिर बनाया उसी के आसपास कोई हम एक्वेरियम रख सकते हैं, या कोई वाटर सोर्स रख सकते हैं, या कोई फाउंटेन रख सकते हैं। तो जो भी नॉर्थ ईस्ट में पानी का आइटम होगा वो उस ऑफिस की फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाएगा। और हर ऑफिस का पर्पस क्या है? प्रॉस्पेरिटी चाहिए, काम होना चाहिए। ऑफिस में ऐसे चित्र लगाएं जो नेचुरल हो, आर्टिस्टिक हो और जो पीस को दर्शाते हो, शांति को दर्शाते हैं। झरने या कछुए का कोई पिक्चर लगा सकते हैं नॉर्थ वॉल पर। कमल का फूल, कोई बगीचा या झील में तैरते हुए पक्षी, बत्तख, हंस, सारस, ये सारी चीजें आप ऑफिस में लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा फोटो भी नहीं लगानी चाहिए, बट अगर लगानी हो तो इस तरह का कुछ लगा सकते हैं। या कोई उपदेश देने वाले चित्र को वो भी लगा सकते हैं, पोस्टर भी लगा सकते हैं। तो गाती नाचती हुई कोई फीमेल का चित्र भी लगा सकते हैं, मूर्ति लगा सकते हैं। ये सारी चीजें ऑफिस के अंदर लगाई जा सकती हैं। और जहां पर मालिक बैठता है उसकी पीठ के पीछे स्टेबिलिटी के लिए साउथ वेस्ट की दीवार पर जिनमें पानी ना हो ऐसे पहाड़ों के चित्र लगाए सकते हैं। जैसे एवरेस्ट का चित्र लगा दो, या वो कैलाश पर्वत लगा दो, या कोई भी लगा दो, लेकिन उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो रामायण महाभारत के चित्र जो है तलवारबाजी के चित्र हैं, ये सब जादू टोना के हैं, ये सब बेकार के चित्र नहीं लगाने चाहिए। ये नेगेटिव एनर्जी देते हैं, आपको टेंशन देते हैं। ऑफिस को पार्किंग या गैराज के ऊपर नहीं रखना चाहिए, मतलब नीचे गैराज बना दिया, पार्किंग बना दिया, उसके ऊपर ऑफिस बना दिया, गलत हो जाएगा। क्योंकि वहां पे गाड़ियां आती आती रहेंगी और वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको टेंशन होती रहेगी और उसमें मन नहीं लगेगा उनके काम में। प्रॉपर लाइट अरेंजमेंट होना चाहिए ऑफिस में। तो अगर प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगा तो वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं वो रेस्टलेस हो जाते हैं, बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। तो जो लोग राइट हैंड से काम करने वाले लोग हैं तो उनके लेफ्ट साइड से रोशनी आनी चाहिए, और जो लेफ्ट हैंडेड लोग हैं उनके राइट हैंड से रोशनी आने का अरेंजमेंट होना चाहिए। ऑफिस का कैश बॉक्स या लॉकर को कभी भी खाली ना छोड़ें, कुछ ना कुछ पैसा उसमें छोड़ दें। कई बार क्या होता है, कुछ मालिक ऐसे होते हैं वो पूरा तली झाड़ करके पैसे ले जाते हैं निकाल के। ये जो है दिलद्दर की निशानी होती है, अच्छी लक्षण नहीं है ना, गरीबी की निशानी होती है। तो रंगों का भी बहुत इसमें अहम रोल है। तो कोई डार्क कलर या ब्लैक कलर या कोई बहुत भड़कीला रंग जैसे लाल रंग, ऐसे कलर यूज नहीं करना चाहिए। ऐसे कलर होंगे, डार्क कलर होंगे, तो व्यक्ति वहां पे काम करने वाले लोग बहुत ही अजीब से इरिटेटिव नेचर के हो जाते हैं। तो कूल कलर यूज करो, ब्लू कलर यूज करो, ग्रीन कलर यूज करो, लाइट कलर व्हाइट कलर यूज करो, ऑफ व्हाइट कलर यूज करो। तो ऐसे हल्के रंग, आसमानी रंग, पीला रंग, गुलाबी रंग या नीला रंग, इनका यूज करना चाहिए। तो वो आपको शांति भी देते हैं और आपके काम करने का एनवायरनमेंट को भी सुधारते हैं। जबकि भड़कीले रंग जो होते हैं वो आपके मन में एक उत्तेजना सी पैदा कर देते हैं, अजीब सी उत्तेजना, जो कि काम करने वाले के लिए आदमी को बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। कूल होकर काम करना है, शांत होकर काम करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो ऑफिस के लिए किस प्रकार का प्लॉट सेलेक्ट करना है? स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट सेलेक्ट करना है। सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट कौन सी दिशा में होना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट में। अधिकारी कक्ष के लिए कौन सी दिशा उपयुक्त होती है?
साउथ वेस्ट डायरेक्शन West. उपयुक्त होती है। अच्छा, ये क्या लिख दिया, सेना कक्ष के लिए कौन सी दिशा उपयुक्त होती है? स्वागत कक्ष के लिए कौन सी दिशा होती है? स्वागत कक्ष के लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन उपयुक्त होती है। ये सेना नहीं होगा, ये कुछ और वर्ड होगा, ये गलत लिख दिया यहाँ पर। मेरे लगता है अकाउंट डिपार्टमेंट या वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की बात है यहाँ। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की बात है तो वो ईस्ट में होना चाहिए, और अकाउंट डिपार्टमेंट की बात है तो ये नॉर्थ में होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑफिस का वास्तु के बारे में ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे तो उस घर का, उस ऑफिस का वास्तु बढ़िया चलेगा, काम बढ़िया होगा। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे शॉप के बारे में, शॉप का वास्तु में किस तरह से योगदान है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।